आज मैं आपको इंडिपेंडेंस डे विश करने नहीं आई हूँ, लाइव आकर हंसी मजाक करने भी नहीं आई हूँ। आज मैं सिर्फ कुछ बातें हैं मेरे मन में जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। सीरियसली कुछ बातें हैं जो बहुत ही जेन्युइन है, जो पता नहीं क्यों अगर मैं जब तक कहूँगी नहीं मुझसे रहा नहीं जाएगा। मैं ये बातें आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ और आप प्लीज मुझे इसके बारे में जरूर बताना कि आपको कहाँ तक मेरी बातें ठीक लगती हैं और क्या मैं सही हूँ। जी हाँ, मैं बात करने वाली हूँ कोलकाता में जो लेडी डॉक्टर के साथ हुआ उसके बारे में। उसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं क्लियर करना चाहती हूँ। हाँ, एज अ एडवोकेट भी मैं कुछ पॉइंट्स हैं जो मेरे माइंड में सीरियसली ट्रिगर कर रहे हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले बात करेंगे बेटियों की सुरक्षा के बारे में। मैं भी एक बेटी की माँ हूँ। जब से ये चीजें हुई हैं मुझे ऐसा लगने लगा है कि पहले मुझे भी लगता था, मेरे घर में भी मेरे भाई बहन डॉक्टर हैं, मतलब एक तो पीजी कर रहा है मेरा भाई और एक मेरी सिस्टर है, वो भी अभी एमबीबीएस करने के बाद इंटर्नशिप कर रही है। मैं बहुत सैड हूँ उन लोगों के लिए। बहुत मुझे अपनी बेटी के लिए बहुत चिंता होती है कई बार कि मैं अपनी बेटी को किस प्रोफेशन में डालूंगी, मैं उसे कैसे सेव करूंगी, मतलब और क्या क्या मैं प्रिकॉशन आगे लूंगी उसके लिए। ये चीज के बारे में मैं बहुत 2 दिन से लगातार सोच रही हूँ और जितने बार मैं उसे देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब हमेशा इसकी स्माइल ऐसे मैं बरकरार रख पाऊं। मेरी जिंदगी का यही मोटिव होगा। हम क्या कर रहे हैं लड़कियों के लिए? लड़कियों की सुरक्षा के बारे में सिर्फ इस एक रेप के बारे में बात करने की नहीं है। लड़कियां कहाँ सुरक्षित हैं? लड़कियां तो पैदा होते से ही सुरक्षित नहीं हैं। हमारे समाज की जो मानसिकता है, पैदा होने के बाद उनको अपनी सुरक्षा के बारे में सोचना पड़ता है कि कहीं लड़के की चाह में कोई हमें मार ना डाले, पहली बात। दूसरी बात, जब थोड़ी बड़ी होती हैं तो फिर उन्हें लगता है कि, और पेरेंट्स को भी लगता है कि स्कूल वैन में हमारी बेटी सेफ है कि नहीं, अगर वो किसी एक्स्ट्रा कैरिकुलम में जा रही है वो सेफ है कि नहीं, वो किसी ट्यूशन में जा रही है वो सेफ है कि नहीं। तो मतलब बेटियां कहाँ सेफ है। उसके बाद अगर एक नॉर्मल लाइफ के होते हुए उनकी शादी कर दी, पढ़ा लिखा दिया, शादी कर दी, ठीक है, क्या वहां पे भी बेटियां सेफ हैं? नहीं, क्योंकि वहां पे सबसे पहले अगर उनके साथ फिजिकल अब्यूज नहीं हो रहा तो उनके साथ मेंटली अब्यूज हो रहा है। और शायद बहुत कम लोग इस बारे में जानते हैं कि फिजिकल अब्यूज से बहुत ज्यादा हार्म करता है मेंटल अब्यूज। आज हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, पर हमारे देश में लड़कियां स्वतंत्र ही नहीं हुई हैं। भले विधवा प्रथा हटा दी गई है, विधवा की दोबारा शादी वो प्रथा हटा दी गई है, सती प्रथा हटा दी गई है। मुझे तो लगता है सती प्रथा ठीक थी, बाल विवाह भी ठीक ही था, क्योंकि आज हर लड़की को किसी एक मेल सिक्योरिटी की जरूरत है। बहुत सैड है ये, बहुत ज्यादा सैड है ये। शादी के बाद भी लड़कियां स्वतंत्र नहीं हैं, खुश नहीं हैं। अब चलो फिर इस फॉर्मेट को चेंज किया गया कि बेटियों को पहले इंडिपेंडेंट बनाओ उसके बाद शादी करो। ठीक है जी, वो भी कर लेते हैं। माँ बाप जैसे एक बेटी को पढ़ाते हैं वैसे ही हर सुख सुविधा के साथ अपनी बेटी को भी पढ़ाते हैं। उसमें कोई उनके लिए कोई डिस्काउंट नहीं मिला है कि आप बेटी को पढ़ा रहे हो जी तो आपको ये डिस्काउंट देते हैं, नहीं, वो पूरा अपना सब कुछ लगाते हैं बेटियों की पढ़ाई में। लेकिन पढ़ाकर हम क्या कर रहे हैं बेटियों को? ये डॉक्टर, जिससे दुनिया में मतलब भगवान के बाद अगर हम किसी पे पूरी तरह से भरोसा करते हैं, पूरी तरह से जब हम हेल्पलेस हो जाते हैं तब हम उसके पास जाते हैं, तो वो होता है डॉक्टर। और आज डॉक्टर ही सेफ नहीं है। बहुत सैड है, बहुत सैड है। और ये मुझे लगता है कि सैडेस्ट इंडिपेंडेंस डे है। मैं इसमें पूरी तरह से मेंस को भी नहीं कहूंगी कि सारी चीजों के लिए वो जिम्मेदार हैं, नहीं, कई बार वो भी विक्टिम होते हैं। बट हाँ, लड़कियों के बारे में ये चीजें जरूर कहूंगी कि
पहले पॉइंट्स कुछ बात कर लेते हैं जो कोलकाता में हुआ, उसके बारे में मैंने कुछ पॉइंट्स कलेक्ट किए हैं, उनके बारे में बात करते हैं। रात को 11:30 बजे वो लड़की, उसने अपने पेरेंट्स को कॉल किया क्योंकि एज ए डॉक्टर वो 36 घंटे की ड्यूटी कर रही थी, 36 घंटे की। जी हाँ, हमने अपने घर की हाउसवाइफ्स को कभी इनकरेज नहीं किया कि वो पूरे टाइम हमारे लिए वर्किंग होती हैं, हमने कभी इनकरेज नहीं किया। कोई बात नहीं जी, वो तो उनकी जिम्मेदारी है, वो तो उनका फर्ज है, फर्ज। तो वो 36 घंटे की ड्यूटी कर रही थी। 11:30 बजे उसने अपनी माँ को कॉल किया कि मम्मी मैं ठीक हूं और अब आप सो जाओ। ठीक है जी, डेली रूटीन था, पेरेंट्स बेफिक्र होके सो गए और उनका बेफिक्र होना बनता भी था क्योंकि मतलब वो डॉक्टर है ना, ही सिर्फ एमबीबीएस, वो पीजी कर रही थी, सेकेंड ईयर में थी वो। एमबीबीएस करने के बाद पीजी उसने क्वालिफाइड किया खुद की मेहनत से, और बहुत ही टफ एग्जाम होता है, अच्छे अच्छों के पसीने निकल जाते हैं। उसने क्रैक किया, वो पीजी कर रही थी, अपनी ड्यूटी पे थी। सारे पेशेंट्स की हाल खबर लेने के बाद उसने डिनर किया और उसके बाद वो जाके थोड़ा रेस्ट करने लगी। ठीक है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, उसमें बताया गया है, जो कि सभी जगह वायरल हो रही है, आप देख सकते हैं। मैं सिर्फ फैक्ट्स पे बात करूंगी आज। तो उसमें बताया गया कि उसकी आंखों में चश्मा जो वो पहनती थी उसके कांच घुस गए। आप मुझे एक चीज बताइए, और हॉस्पिटल स्टाफ और हॉस्पिटल अथॉरिटी बोल रहे हैं कि लड़की सो रही थी। आप मुझे एक चीज बताइए, कौन बंदा चश्मा पहन के सोता है? कौन बंदा चश्मा पहन के सोता है? अगर वो परमानेंट भी पहनता है तो भी वो चश्मा पहन के कैसे सोएगा? पहली बात। दूसरी बात, वो रेस्ट करने गई, डिनर करने के बाद रेस्ट करने गई। उसके बाद वो रेस्ट मोड में थी, बंदा थक जाता है 36 घंटे ड्यूटी करके। उसके बाद क्या आपको लगता है इस जिस बंदे को आप वीडियो में देख रहे हैं हर जगह, आप लोगों ने सबने देखा होगा, क्या आपको लगता है जिस तरह की बर्बरता उसके साथ हुई है वो एक सिंगल ये बंदा कर लेगा? नहीं, बिग नो। और ये हम सबको उसके लिए जस्टिस की डिमांड करने से पहले मान लेना चाहिए कि ये सिर्फ एक इस सिंगल बंदे का काम नहीं है, इसे सिर्फ फ्रेम किया जा रहा है। मैं ये नहीं कहती कि इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा, मे भी इन्वॉल्व हो सकता है, बट ये सिर्फ उसका किया धरा नहीं है। और इसके बारे में मैं फैक्ट्स आपको बताऊंगी। सबसे पहले मैंने चश्मे वाली बात बताई आपको, कोई बंदा चश्मा पहन के नहीं सोता है। हाँ, वो चेयर में या बेड में रेस्ट पोजीशन में होगी, उसने चश्मा पहन रखा होगा क्योंकि पता नहीं कब बुलावा आ जाए, किसी पेशेंट को कोई प्रॉब्लम हो जाए, उसको जाना पड़े ऑल ऑफ सडन। और वैसे भी हम लोग इतने बार हॉस्पिटल और जगह जाते हैं, हम कभी डॉक्टर को ऐसे बेफिक्र सोते नहीं देखते। ठीक है, तो खासकर ड्यूटी डॉक्टर्स, क्योंकि जो बड़े डॉक्टर्स होते हैं वो तो अपनी ड्यूटी करके अपना जो टाइम है उनका करके निकल जाते हैं, फिर उसके बाद वो रेस्ट में होगी। जी हाँ, इसमें कम, ये पूरी तरह से एक सिंगल रेप केस नहीं है, ये एक गैंग रेप है। जी हाँ, ये गैंग रेप है। और एक चीज मैं आपको और क्लियर कर दूं, जो ये कुछ डाउट्स आ रहे हैं कि उसके साथ रेप उसके मरने के पहले हुआ या बाद, जी हाँ, उसके मरने के पहले हुआ है, जो कि कुछ हद तक पोस्टमार्टम में क्लियर हो गया है, और बाकी अगर एक्चुअल पोस्टमार्टम हुआ तो क्लियर हो जाएगा। जैसे कि एक डॉक्टर ने अभी इतने क्लेम किया है कि काफी बड़े अमाउंट में सीमेन उसके बॉडी पार्ट में मिला है। वो तो मतलब ऐसे कोइंसिडेंसली आ गई न्यूज, आप देखना इसको कैसे फ्रेम करके पूरा वॉश किया जाएगा, जो कि कुछ लोगों ने शुरू भी कर दिया है। मानती हूं उसने जो अमाउंट बताया 150 ग्राम बहुत बड़ा अमाउंट होता है, और मतलब हाँ हो सकता है, लेकिन मानती हूं मैं कि 150 ग्राम नहीं होगा, और बाकी कुछ लिक्विड होगा, कुछ और चीजें होंगी। ठीक है, लेकिन अगर 50 ग्राम भी मान ले, तो अगर 50 ग्राम भी मान ले उसमें से रियल, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने बंदे होंगे। और एक चीज और बता दूं, जो ये बताया जा रहा है कि एज पर सीसीटीवी ये सिर्फ 40 मिनट तक हुआ, जी नहीं, ये सिर्फ 40 मिनट तक नहीं हुआ। लास्ट उसको लोकेट किया गया था
करीब 2:45 बजे रात को, और उसके बाद उसकी डेड बॉडी की मिली है 8:30 बजे सुबह। तो उस दौरान हम 40 मिनट ही क्यों गिन रहे हैं? और आपको पता है, अगर आप मतलब ये जो वीडियोस वायरल हो रहे हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी वायरल हो गई है, आप उसको देखोगे तो आपको अंदाजा लगेगा इस बात का कितना ब्रूटल था, चीजें कितनी ब्रूटल थी, बहुत ज्यादा। आंखें फूटी हुई थी उसके मतलब पूरे फेस से ब्लड निकल रहा था, पूरे बॉडी पार्ट्स, कितनी हड्डियां ब्रेक हुई हैं, हाथ पैर, मतलब बहुत ही ब्रूटल था। इसके बारे में मैं बात भी नहीं कर पा रही हूँ, और मैं बहुत ज्यादा सैड हूँ इस चीज को लेके। तो मुझे यही लगता है कि मतलब इतने अच्छे प्रोफेशन में जाने के बाद, मतलब हमारे यहाँ ऐसा होता है कि मतलब जैसे लड़कियां पैदा हुई तो लोग कहते हैं कि हम इन्हें डॉक्टर बनाएंगे, टीचर बनाएंगे, मतलब ये एक रिस्पेक्टेड जॉब होती हैं, सेफ होती हैं, कोई वो नहीं होता है। प्राइवेट सेक्टर में थोड़ा अनसेफ है, यहाँ अनसेफ है, वो मतलब मुझे नहीं, अब ये चीज भी गलत साबित हो गई। और एज अ सोसाइटी हम क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं, कुछ कर भी नहीं सकते यार, कुछ भी नहीं कर सकते। तो मैं तो बस यही कहना चाहूंगी कि बेटियां जिनके भी घर में हैं, आप सबसे पहले उनकी पढ़ाई से, उनके खाने पीने से, उनकी परवरिश, हर चीज से पहले सिर्फ उनकी सेफ्टी पर फोकस करिए, हर पल उनकी सेफ्टी पर फोकस करिए। और सबसे शेमफुल बात आपको मैं बताऊं, एज अ पेरेंट्स, आप उन्हें पाल पोस के बड़ा करते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं, इस काबिल बनाते हैं, जॉब पे जाती हैं। उस बच्ची के जब पेरेंट्स को फोन किया गया तो सबसे पहले तो उन्हें बोला गया कि आपकी बेटी बहुत बीमार है, आप फटाफट से आ जाइए। उन्हें कुछ समझ नहीं आया कि 11:30 बजे तो हमारी बात हुई है, उसके बाद अचानक से ऐसा क्या हुआ। तो उन्होंने फिर से कॉल करना अगेन एंड अगेन शुरू किया। तो फिर उनको बोला गया कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। ओके जी। वो भागे भागे 2-4 मोहल्ले के लोगों को लेके, कोई भी माँ बाप बदहवास हो जाएंगे कि उनकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है, जो अभी 11:30 बजे तक उनसे हैप्पीली बात कर रही थी। तो भागे भागे जाते हैं, बेटी की डेड बॉडी को पेरेंट्स को दिखाया नहीं जाता है 3-3.5 घंटे तक। वो बाहर रोते बिलखते गिड़गिड़ाते रहते हैं प्रशासन के सामने। क्यों? आप होते कौन हो कि आप पेरेंट्स को उसके बच्चे को नहीं देखने दोगे? आपने किया क्या है उसके लिए जो आप पेरेंट्स से भी बड़े होगे, कि आप पेरेंट्स के और उनकी बेटी के बीच में शील्ड बना दोगे? क्योंकि वो 3.5 घंटे लग गए प्रशासन को प्रूफ्स मिटाने में। जी हाँ, प्रूफ्स मिटाने में लग गए, और कुछ प्रूफ फ्रेम करने में लग गए। ब्लूटूथ, ओह माय गॉड, शेम शेम शेम, ब्लूटूथ फ्रेम करने में लग गए। उसके बाद किसी तरह से बहुत ज्यादा जद्दोजहद के बाद 3.5 घंटे के बाद सिर्फ उसके फादर को अलाउ किया गया, और उन्होंने जाके अपनी बेटी को देखा। जिस सिचुएशन में थी, उसकी बॉडी पे कोई कपड़ा नहीं था, पूरी बॉडी लहूलुहान थी। उसके दोनों पैर ऐसे चीर के फोल्ड थे राइट एंगल में। बेड के वो जो स्टिक लगे होते हैं हॉस्पिटल के बेड में, उनमें दोनों तरफ ऐसे सेट थे। ये एक बंदे का काम है? चलो जी, लोगों ने कैंपेन बना दिया, दूसरी निर्भया। ये तो उस स्टेज पे भी नहीं पहुंचेगा, ये मैं आपको अश्योर करती हूं अभी आज इसी वक्त। क्यों नहीं पहुंचेगा? क्योंकि निर्भया, जो कि उसके सारे आरोपी लो स्टैंडर्ड थे, उनका कोई सर्वा कोई उनका गॉडफादर नहीं था उनको बचाने के लिए, फिर भी 7 से 8 साल लग गए उनको फांसी दिलाने में। निर्भया की जान चली गई, उसके बाद भी निर्भया को किसी ने छोड़ा नहीं तंज कसने से। लोगों ने कहा कि वो इतनी रात को अपने किसी लड़के फ्रेंड के साथ घूम क्यों रही थी, वो बस में किसी लड़के के साथ कोजी क्यों हो रही थी, उसके पेरेंट्स उसके साथ क्यों नहीं थे, वो पेरेंट्स के साथ मूवी देखने क्यों नहीं गई थी। आजकल लोग बोलते हैं कि इन्होंने छोटे कपड़े पहने,
तो इन्होंने ऐसा करने के लिए अट्रैक्ट किया। ये लेडी डॉक्टर, उसकी फोटो आप सबने देख रखी होगी कि उन्होंने कितने सिंपल और कितने अच्छे कपड़े पहन रखे थे। वो एक एज अ डॉक्टर अपने प्रोफेशन में थी, तो उनकी क्या गलती थी? चलो जी, डॉक्टर को भी जाने देते हैं। जो 5-5, 7-7 साल की बच्चियों के साथ हो रहा है, उनकी क्या गलती? वो कौन से छोटे कपड़े पहनती हैं? वो कौन सा किसी को गलत इंडिकेशन दे के अट्रैक्ट करती हैं? तो एज ए सोसाइटी हम हर जगह फेल्ड हैं, मुझे तो ऐसा लगता है। मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि जिसके भी घर में बेटियां हैं, सारे कुछ छोड़ के सिर्फ अपनी अपनी बच्चियों की सेफ्टी पे फोकस करिए। और एज ए पेरेंट्स मैं यही सबसे पहले अश्योर करूंगी। और सीबीआई, जी हाँ, सीबीआई को कैसे भूल सकते हैं? सीबीआई को इंक्लूड करके आप सोच नहीं सकते इस केस को कहां पहुंचाने की कोशिश की गई है, और पहुंचा भी देंगे। अगर आपको नहीं याद है तो आप एग्जाम्पल सुशांत का केस देख सकते हैं, आरुषि मर्डर केस देख सकते हैं, जो कि आज भी अनसॉल्व है। और भी कई केसेस हैं ऐसे सीबीआई के लिस्ट के जो आज भी अनसॉल्व हैं। तो बस आप ये समझ लीजिए कि वो कौन है और वो कितना पावरफुल है जिसे बचाने की कोशिश की जा रही है। और ये बिल्कुल सिंगल रेप केस नहीं है, ये एक गैंग रेप है। जी हाँ, ये एक गैंग रेप है। सबसे पहले तो आप लोग ये चीज मान लीजिए, इसमें बिल्कुल भी डाउट नहीं है, ये एक गैंग रेप ही है। और उस लड़की ने बहुत ज्यादा अपने लिए लड़ा है, बहुत लड़ा है। एक बात बताइए मुझे, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुद आया है कि उसके नेल्स में स्किन और ब्लड के वो मिले हैं पार्टिकल्स, ठीक है। जो बंदा गिरफ्तार किया गया है उसको तो कहीं पे स्क्रैच ही नहीं है, उसको कहीं पे कोई स्क्रैच नहीं है। जबकि मैं आपको कंप्लीट कर दूं कि निर्भया केस में वो अकेली लड़की थी, 6 बंदे थे, जो कि क्लियर हुआ था, ठीक है। उसके बाद भी 2-3 बंदों के, किसी के पैर में बाइट मार्क्स थे, किसी की गर्दन में स्क्रैच था, किसी के हाथ में बाइट मार्क्स थे, जो कि बाद में दिखा भी, सबको पता भी है। और वो अकेली लड़की थी, और ये अकेला बंदा इतना कुछ करेगा और उसकी बॉडी में कहीं पे कोई स्क्रैच ही नहीं है। ऐसा नहीं होता है सर। सीबीआई सिर्फ ये चाहता है कि जल्दी जल्दी केस, हाँ, जल्दी जल्दी केस भी नहीं खत्म करना है। सीबीआई को खत्म नहीं करना है उन्हें। अभी देख लो, आरुषि का केस तो आज भी पेंडिंग है। जो अक्यूज थे उसके पेरेंट्स को बनाया गया था, वो निकल चुके हैं, अनसॉल्व्ड है। सुशांत का केस आज भी अनसॉल्व्ड है। तो बस यही था कि एज अ सोसाइटी हम कहां स्टैंड करते हैं, हमें खुद देखना चाहिए। और भाई, किसी को पुलिस पे, प्रशासन पे, सरकार पे, किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। अपनी बेटियों के लिए खुद सुरक्षा करो, खुद उनके लिए गार्ड बनो, खुद उनके लिए सेफ्टी प्रोवाइड करो। हर चीज, किसी पे भी ट्रस्ट मत करो, किसी पे भी नहीं ट्रस्ट करो। क्योंकि क्राइम की दुनिया में एक कहावत है ना कि ऐसा कोई रिश्ता ही नहीं बचा जिसके साथ क्राइम नहीं हुआ है। ऐसा कोई रिश्ता नहीं बचा। आप कोई एक न्यूज उठा के देख लो। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक स्टोरी देखी थी कि उज्जैन में एक जो पुलिस कांस्टेबल थी उसके साथ मर्डर हो गया। और मतलब पुलिस, डॉक्टर, प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाली लड़कियां, कोई भी सेफ नहीं है। हाउसवाइफ भी सेफ नहीं है, क्योंकि किसी ना किसी तरह का अब्यूज तो उनके साथ भी हो रहा है ना। तो मुझे तो ये लगता है कि लड़कियों को कुछ भी करने से पहले, कुछ भी बनने से पहले, सबसे पहले अपनी सेफ्टी के बारे में सोचना चाहिए। और एज अ पेरेंट्स हम सिर्फ ये कर सकते हैं कि हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटियों को गार्ड करना है। कभी कभी तो मुझे लगता है कि इंडिया में जो ये मानसिकता है कि हमें बेटा चाहिए, हमें बेटा चाहिए, हमें बेटा चाहिए, कहीं ना कहीं सही है। शायद इसी वजह से कि उन्हें पता है कि हमें बेटी होगी, उसको खिलाना, पिलाना, पालना, पोसना, पढ़ाना, लिखाना कुछ भी टफ नहीं है।
कुछ भी टफ नहीं है पेरेंट्स के लिए। टफ कहां से शुरू होता है? जब हम अपने पास से उसको दूर करते हैं, चाहे जॉब के लिए हो, चाहे शादी के लिए हो, या किसी भी तरह से। तब हमारा बस नहीं होता है उस चीज पे, हम अपनी बेटी को गार्ड नहीं कर पाते हैं। तब कई बार समाज के डर से और कई बार ऐसे दरिंदों के डर से। और जो ये चीजें हो रही हैं कि हर माँ को ये सिखाना चाहिए अपने बेटे को, कोई माँ अपने बेटे को ये नहीं सिखाती कि तुम ऐसा करो। मुझे नहीं लगता कोई माँ ऐसी चीजें सिखाती है अपने बच्चों को। और आप यकीन नहीं मानेंगे, जो लोग ऐसी चीजें करके निकल जाते हैं ना, आप उन्हें देख के कह भी नहीं सकते कि ये ऐसा कर जाएंगे। तो माँ के लिए तो हर बच्चा प्यारा होता है, तो माँ कैसे बताएगी? और जैसा कि इस केस में भी हुआ है, जो बंदा पकड़ा गया है उसकी माँ ने ये बोला है कि मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो माँ है ना। वी आर फेल्ड। और मुझे ऐसा लगता है, और हाँ, आज तो एक नई चीज हुई। सब लोग ये इस तरह से देख रहे हैं कि कुछ अज्ञात लोगों ने आके, जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे हॉस्पिटल के बाहर, जो डॉक्टर्स, जूनियर डॉक्टर्स, और हॉस्पिटल के अंदर भी इमरजेंसी वार्ड में तोड़फोड़ की गई है। ना भाई ना, ये तोड़फोड़ नहीं की गई है अज्ञात लोगों के मतलब बिहाफ पे। ये जो कुछ थोड़े बहुत सबूत रह गए होंगे ना, और उनको डाउट होगा कि कहीं ये चीज भी पकड़ ना ले, या ये चीज भी, क्योंकि ये मतलब जितनी तेजी से पुलिस और सीबीआई काम नहीं कर रही है, उतनी तेजी से मीडिया इस पे काम कर रही है, ठीक है, और लोग आवाज उठा रहे हैं। तो उन्हें लगा कहीं ये छोटी सी चीज भी ना कुछ पिन पॉइंट बन जाए, तो ये उन प्रूफ्स को मिटाने के लिए ये अज्ञात लोगों का हमला दिखाया गया है। जब वहां पे इतनी बड़ी घटना हो गई, वो सेमिनार हॉल सील्ड नहीं किया गया, उसमें कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। और जितना मैंने देखा है और जाना है, सुना है, ऐसा कौन सा सेक्टर का सेमिनार हॉल होता है जहां पे सीसीटीवी कैमरा नहीं होता है? तो बहुत सारी चीजें हैं, अगर आप इसको देखने पे जाएंगे तो सारा केस आपके सामने खुला है। और हाँ, एक बहुत पावरफुल पॉलिटिशियन के बेटे का नाम भी दबी जबान में आ रहा है, जो सेम कॉलेज में पीजी कर रहा था, सेम बैच में, जिस आई थिंक कि उसी को और उसके कुछ दोस्तों को बचाने की कोशिश की जा रही है। जब ये घटना हुई उससे कुछ घंटे बाद ही जो वहां के प्रिंसिपल थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, कन्वीनियंस से अपने इस्तीफा दे दिया, और कुछ किलोमीटर के ये दूर पे एक दूसरे मेडिकल कॉलेज में उन्हें दोबारा से प्रिंसिपल बना दिया गया। भाई इस्तीफा दिया तो घर बैठो। इतना बड़ा कांड उस हॉस्पिटल में हो गया ऑलरेडी, फिर भी पुलिस को वहां की सुरक्षा की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि भाई पुलिस ने तो काम दे दिया सीबीआई को, और वहां पे अज्ञात लोग आते हैं और अटैक करके चले जाते हैं। वेरी गुड। तो जो लोग ये बोल रहे हैं जस्टिस जस्टिस जस्टिस, भाइयों और बहनों, ये मान लो कि वो बच्ची तो चली गई, मुझे नहीं लगता उसे जस्टिस मिलेगा। और अगर आप इसे निर्भया से कंपेयर कर रहे हैं तो बिल्कुल मत करिए, क्योंकि निर्भया में कोई भी पावरफुल इन्वॉल्व नहीं था, और फिर भी उसको, उनके जो गुनहगार थे उनको फांसी दिलाने में 8 साल लग गए। अगर मांगना है तो सिर्फ इतना मांगिए, कोई जस्टिस नहीं, कुछ नहीं, और ये हर लड़की के लिए मांगिए कि अगर कोई भी ऐसा अक्यूज है, कोई भी ऐसा दरिंदा है जो पकड़ में आता है, पहले तो उसको विद इन 3 मंथ्स उस ट्रायल कंप्लीट करके उसकी सजा मिलनी चाहिए। ये नहीं कि वो ट्रायल के नाम पे 10 साल जेल में पड़े पड़े खाता रहे और ऐश करता रहे पैसे के दम पे। विद इन 3 मंथ उसको ट्रायल कंप्लीट करिए और सजा बताइए, और उसके बाद अगर आप उसे फांसी दे रहे हैं, अगर आप उसे गोली मार रहे हैं, अगर आप उसे जो भी कर रहे हैं, वो आप उसे ऑन रोड करिए पब्लिक के सामने। बाकी कई देशों में ऐसा होता है
उसके लिए ये चीज नहीं है कि मैं पब्लिक के सामने करने से लोग सहम जाएंगे। जी सहम जाएंगे इन अ गुड वे, क्योंकि अब समय आ चुका है कि लोगों का सहमना जरूरी है, ताकि उनको पता। अभी सिर्फ हम सुनते हैं कि फांसी, क्योंकि एक काल कोठरी के अंदर दी जाती है, उसे रोड पे लाइए, या तो फिर ओपनली उसको जो भी सजा देनी है ओपनली दीजिए, ताकि बाकी के लोग उसे देखें और फील कर सकें कि सजा कैसी होती है, सिर्फ वर्ड्स में नहीं, फील कर सकें कि सजा कैसी होती है, कि फांसी क्या होती है और गोली मारना क्या होता है, या जो भी वर्ड्स से वर्ड्स। कल मैं निर्भया की जो लॉयर थी उनका भी बयान सुन रही थी। एज अ लॉयर, एज अ एडवोकेट, तो वो सारी चीजें कैलकुलेटिव बोल रही थी, बट लास्ट में इंटरव्यू में जब उनके अंदर की औरत ने जवाब दिया ना, तो वो यही जवाब था कि मेरी राय है अगर माने तो ऐसे लोगों को सिर्फ चौराहे पे खड़े करके गोलियों से भून देना चाहिए। ये डायलॉग था उनका, जो उनके अंदर की औरत बोल रही थी, जो एक एडवोकेट नहीं बोल रहा था, क्योंकि वो खुद बता रही है कि उनको पता है ना कि निर्भया को इंसाफ दिलाने में उनको कितना स्ट्रगल लगा, जबकि निर्भया के केस में कोई बड़ा नाम नहीं शामिल था, कोई पावरफुल बंदा नहीं था, सब लोग कैटेगरी के थे, फिर भी 8 साल लग गए उनको फांसी दिलाने में। तो मैं सारे पेरेंट्स से यही बोलना चाहूंगी कि ये जस्टिस 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 छोड़ दो। जस्टिस इस चीज के लिए मांगो कि जो भी उसे मतलब ये नया रूल लाना चाहिए गवर्नमेंट को, इस बात पे बदलो ना संविधान यार, इस चीज के लिए बदलो संविधान कि किसी भी रेपिस्ट की जो भी पनिशमेंट होगी उसका ट्रायल विद इन 3 months होगा और उसके बाद उसको बीच चौराहे में सजा दी जाएगी। इस चीज के लिए इंसाफ मांगिए, क्योंकि जो चली गई उसको इंसाफ नहीं मिलेगा। मैं आपको अभी लिख के दे देती हूं। ये सिर्फ सारी चीजों को कैलकुलेटिव वॉश करने के लिए सीबीआई को केस दिया गया है। आप मुझे एक केस बता दो जिसमें सीबीआई ने अच्छे से काम किया है और जो हाई प्रोफाइल था। बाय द वे, सुशांत का केस आज भी अनसॉल्व्ड है, आरुषि मर्डर केस आज भी अनसॉल्व्ड है। तो बस मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर आप एक बेटी के माता पिता हैं तो उसकी सारी सुख सुविधाओं को छोड़कर सबसे पहले अपनी बेटी को गार्ड करने में अपना 100 से भी ऊपर लगा दो। एक पल के लिए भी उसे अकेला मत छोड़ो, ना किसी रिलेटिव के पास, ना किसी पड़ोसी के पास, ना किसी भी जगह पे, क्योंकि छोटी छोटी बच्चियां अभी हमारे कानपुर में, मैंने एक दिन एक वीडियो वायरल हो रहा था, मैंने देखा कि वो 7 साल की बच्ची थी सिर्फ। वो तो लोगों की अटेंशन अच्छी थी कि उन्होंने उस चीज को होने से रोक दिया। तो इस वजह से सिर्फ अपनी बेटियों की सेफ्टी पर फोकस करिए और कुछ नहीं कर सकते हम एज अ सोसाइटी। ये चीजें जहां पे आज हम खड़े हैं, कल एक निर्भया थी, आज एक लेडी डॉक्टर है, आगे भी कितनी होंगी। और हर दिन, किस दिन आप मुझे बताइए, आप में से जितने लोग मेरी बात सुन रहे हैं, आप मुझे कैलकुलेट करके बताइएगा कौन सा ऐसा दिन होता है कि आपकी फीड पे एक रेप केस की न्यूज नहीं आती है। रेप सिर्फ एक फिजिकली किया जाने वाला क्राइम नहीं है। रेप एक ऐसी चीज है अगर कोई किसी से एक तरफा प्यार करता है तो सजा किसे मिलेगी? लड़की को, या तो तेजाब डाल के और या तो रेप करके। तो इसीलिए सिर्फ अपने
कहीं पे भी बच्चियां अकेली मत छोड़िए। वो आप स्कूल वैन पे भी ट्रस्ट मत करिए। मैं तो ये कहूंगी अगर कर रहे हैं तो उनके प्रॉपर सीसीटीवी की फुटेज का आप एक्सेस लीजिए, या फिर पर्सनली पेरेंट्स अपने बच्चों को खुद ड्रॉप करें। उसके बाद ट्यूशन पे, एक्स्ट्रा कैरिकुलम एक्टिविटी में, स्विमिंग में, कहीं पे भी आप भेज रहे हैं तो आप उसका खास ख्याल रखिए। क्योंकि बच्चों को पढ़ा लिखा कर बड़ा बना देने के बावजूद भी आपकी जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती है। बहुत 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 सैड न्यूज है, बहुत ज्यादा सैड है, और हम सबको इस बारे में खुलकर बात करनी चाहिए, अपने पॉइंट शेयर करने चाहिए चीजों को। हाँ, हम फिजिकली ये चीज उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, हम फिजिकली कुछ हेल्प नहीं कर सकते, फिजिकली किसी चीज में इन्वॉल्व नहीं हो सकते, तो बात करो इस बारे में। इस बारे में जब हम बात करेंगे तो ही ये बात आगे बढ़ेगी, प्लीज। और मेरे लिए ये स्वतंत्रता दिवस हैप्पी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जब से मैंने वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी, उनके पेरेंट्स के बयान सुने, मैं बहुत ज्यादा हर्ट हूं। सीरियसली मैं बहुत ज्यादा हर्ट हूं, मुझे बहुत बुरा फील होता है। और एक चीज की और इस बारे में मैं कहना चाहूंगी, जरूर कहना चाहूंगी, क्योंकि एज एडवोकेट मैं ऐसी चीजें भी कई बार देखती हूं, मुझे पता है। अगर कोई नए कानून आते हैं या ये जो भी हुआ इससे थोड़ा सा दबाव आता है, कुछ भी होता है, तो प्लीज कोई भी महिलाएं, कोई भी लड़कियां, कोई भी औरतें इस चीज का नाजायज फायदा मत उठाएं। ये मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि प्लीज इसका कभी कोई अपने मतलब किसी के बुरा करने के लिए यूज मत करिएगा एज अ विक्टिम कार्ड, जो लड़कियों पे हमेशा कहा जाता है। तो मतलब ये सच मत करिएगा, ऐसा कुछ मत करिएगा कि जिससे हर बार हमें ये चीज सुननी पड़े। और जब कोई ऐसा एक्चुअल में केस हो तो उसको इंसाफ देने से पहले लोग 100 बार सोचें, और निर्भया की तरह उस पर भी उंगली उठाई जाए कि वो रात को अकेली घूम क्यों रही थी, वो रात को बॉयफ्रेंड के साथ मूवी क्यों गई थी, वो पेरेंट्स के साथ क्यों नहीं थी। इस तरह की चीजें ना हो। और मुझे नहीं लगता उस बेटी को इंसाफ मिलेगा, अगर मिले तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं सारी चीजों से हटके फिर से आखिरी में ये कहना चाहूंगी कि इसको एक सिंगल रेप केस या एक मर्डर की तरह मत ट्रीट करिए। ये एक गैंग रेप है और इसको गैंग रेप की तरह ही ट्रायल में जाना चाहिए। और इसके लिए अगर हम सब एक साथ आवाज उठाएंगे कि हाँ ये गैंग रेप ही है, तो ही शायद इसमें कुछ हो पाए, क्योंकि अभी तक तो सिंगल बंदे को ही फ्रेम करने की कोशिश की जा रही है। मुझे सिर्फ एक चीज का जवाब चाहिए कि उसके नाखूनों में जो पार्टिकल्स मिले, उनके स्क्रैच मार्क्स उस बंदे के बॉडी में क्यों नहीं है, वो कहां है? उसने जिसे स्क्रैच किया वो बंदा कहां है? इन्हीं कुछ सवालों के साथ आपको छोड़ के जाती हूं। आपका इसमें क्या कहना है मुझे जरूर बताइएगा, अपने पॉइंट शेयर करिएगा, एंड होप फॉर द बेस्ट। चलो, आप सबको स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। शायद कभी बेटियां भी सुरक्षित होंगी, और हमेशा अच्छे के लिए उम्मीद करनी चाहिए। उसी के साथ मैं ये लाइव एंड करती हूँ। अगर कुछ बुरा लगा है तो उसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, बट जो भी था दिल से था यार, मैंने अपना दिल निकाल के रख दिया। मेरे मन में बहुत कुछ था, मैं बहुत ज्यादा सैड फील कर रही थी, बहुत ज्यादा एंग्री फील कर रही थी, बहुत ज्यादा हेल्पलेस फील कर रही थी। इस वजह से ये सारी चीजें मुझे बोलना बहुत जरूरी था। यस ऑफ कोर्स आई नो। चलो फिर मिलते हैं किसी दिन, और हम तो यही उम्मीद करेंगे इसमें न्याय हो और जरूर न्याय हो। जय हिंद।